हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का नीरू कोचिंग क्लास के इस यूट्यूब जर्नी में मैं आप सभी का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप लोग हमारे इस चैनल को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही प्यार आप लोग का बना रहे और आप सभी का मैं हमेशा आभारी रहूंगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 10B का। अभी तक चल रहा है हमारा उसी चैप्टर में एक सातत्य समीकरण, जो आपके स्कूलों में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मैं पहले से लिख दिया हूं। सातत्य समीकरण को एक और नया नाम से जाना जाता है अविरतता का सिद्धांत। स्कूल में 3 नंबर में डेफिनेटली आता है ये क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ेंगे भाई। तो मैं पहले से थ्योरी एक बार लिख दिया हूं आप लोग के लिए, क्योंकि ये सब थ्योरी आपको मैं अगर लिखूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बन जाएगा लाइव क्लास में। तो आप लोग को मैं पहले से थ्योरी लिख देता हूं इसका। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सर आप लिख दियो तो समझाओगे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एक एक टॉपिक को बिल्कुल एक एक लाइन को समझाऊंगा, एक एक अर्थ बताऊंगा। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, ठीक है। और लाइक कमेंट प्लीज किया करो यार, जिससे मुझे मोटिवेशनल मिले, ठीक है। याद रखना भाई, ठीक है। अगर कुछ शब्दों में थोड़ा इधर उधर होगा तो माफी चाहूंगा, तबीयत थोड़ा ठीक ना होने के कारण इधर उधर हो सकता है, ठीक। अब नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले सातत्य समीकरण या अविरतता का सिद्धांत, ठीक है। तो इधर आप लोग का मैं पहले लाइन खींच देता हूं, क्योंकि इधर नीचे में आपको कुछ अभी बहुत सारा चीज समझाने वाला हूं। तो क्या क्या होता है ध्यान से देखना। जब कोई आदर्श द्रव, तो आदर्श द्रव क्या होता है, कोई पूछ दे क्या बताओगे भाई। आदर्श द्रव क्या है, कोई पूछ दे क्या बताना। तो आदर्श द्रव के लिए 2 कंडीशन है। एक है आपका अश्यान द्रव, क्या है भाई, अश्यान द्रव। और दूसरा होता है असंपीड्य, क्या है भाई, असंपीड्य द्रव, ठीक है। तो किसे कहते, कोई पूछे तो क्या बताओगे। अश्यान द्रव जिसमें ध्यान रखना बहने का गुण तो होता है लेकिन ज्यादा नहीं बहता, उसे अश्यान द्रव। और असंपीड्य मतलब होता है ऐसा द्रव जिसको हम लोग दबाने पर उसके आयतन या घनत्व में नगण्य परिवर्तन होता है या न के बराबर परिवर्तन होता है, तो ऐसे द्रव को बोला जाता है असंपीड्य द्रव। और दोनों का गुण जब पाया जाए किसी द्रव में, उसे बोला जाता है आदर्श द्रव, जो कि वास्तव में यहां पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ एक कल्पना मात्र है आदर्श द्रव, याद रखना मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। तो आदर्श द्रव किसे कहते हैं, अश्यान द्रव किसे कहते हैं और असंपीड्य द्रव किसे कहते हैं, आपको बेखूबी आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब कोई आदर्श द्रव किसी असमान परिच्छेद वाली नली में धारा रेखी प्रवाह में बहता है। अब धारा रेखी का मतलब भी याद रखना भाई, ठीक। ये मान के चलो मैं आपको अब चित्र बना रहा हूं, ये असमान क्या है भाई, असमान परिच्छेद वाली क्या है, नली है। जो एक समान है क्या, बिल्कुल नहीं है। इसमें मान के चलो क्या है भाई, जो द्रव है वो किस में बह रहा है भाई, धारा रेखी। धारा रेखी का मतलब होता है एक ही सीध में बह रहा है, ठीक है। मतलब पानी के अणु जो है, तो मान के चलो पानी के अणु ऐसे आगे आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो और जो पानी के आने वाले अणु है इसी पथ का क्या करे, अनुसरण करे, तो उस प्रवाह को बोला जाता है धारा रेखी प्रवाह। क्या बोलते हैं भाई, धारा रेखी प्रवाह। या आप ऐसे बोल सकते हो, जब कोई, ठीक है, आपका द्रव एक ही मार्ग का क्या करे, अनुसरण करे, तो उसे कोई क्या बोलते हैं, आपका धारा रेखी प्रवाह कहते हैं। याद रहेगा। नेक्स्ट, तो आपका समझ गए, जब आदर्श द्रव असमान परिच्छेद मतलब एक समान बिल्कुल नहीं है, नली एक समान दिख रहा है क्या, नहीं, यहाँ पास चौड़ा है, यहाँ पास थोड़ा कम है, मोटाई दिख रहा है आपको, ठीक है। तो असमान परिच्छेद वाली नली में धारा रेखी में बह रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद नली के प्रत्येक स्थान पर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, नली के प्रत्येक स्थान का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, नली के भिन्न भिन्न बिंदुओं, जैसे यहाँ पास, यहाँ पास, यहाँ पास, यहाँ पास, यहाँ पास, यहाँ पास, सबको दिख रहा है। प्रत्येक स्थान पर क्या क्या लिखा है देखना, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ परिच्छेद में पीछे भी पढ़ा चुका हूं। अनुप्रस्थ का मतलब होता है किसी एक भाग के लिए, किसी एक भाग, जैसे यहाँ पास को क्या बोलूंगा, ये पूरा क्षेत्रफल है, पूरा जगह घेर रहा है, तो यहाँ पास को क्या बोलूंगा, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, ठीक है। और द्रव का वेग का गुणनफल नियत होता है। मतलब यहाँ पास अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को a से दर्शा रहा हूं, और जो भी आपका द्रव बह रहा है उसको दर्शा रहा हूं v से। किससे दर्शा रहा हूं, v से, उसका वेग है। और दोनों का जो गुणनफल है
वो क्या होता है, सदैव नियत होता है। क्या होता है भाई, सदैव नियत होता है। क्या होता है भाई, सदैव नियत होता है। और प्रत्येक स्थान पर, यहीं पास बस नहीं, यहाँ 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 सब जगह पर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल को a से दर्शाया है। v क्या है, आपका द्रव का वेग है, और दोनों का गुणनफल सदैव क्या होता है भाई, नियत होता है। और कहाँ नियत होता है, ये नली के प्रत्येक स्थान पर दोनों का क्या है, गुणनफल नियत होता है। और यही क्या कहलाता है, अविरतता का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, अविरतता का सिद्धांत कहते हैं। आपको बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूं। क्या बोल रहा हूं मैं, स्टार्टिंग से देखना, थ्योरी आपके ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ है, उसको मत देखो, मैं एक बार समझा रहा हूं, उसको ध्यान से देखना। जब कोई आदर्श द्रव असमान परिच्छेद वाली नली में, जब कोई आदर्श द्रव, इसमें भाई असमान परिच्छेद वाली नली में कौन सी रेखा भाई, धारा रेखी प्रवाह में बहता है, तो नली के प्रत्येक स्थान पर, तो मैं एक जगह टारगेट कर रहा हूं फिर, तो नली के प्रत्येक स्थान पर a का मतलब है अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, और v का मतलब होता है क्या, द्रव का वेग, और दोनों के बीच कुछ नहीं है तो क्या है भाई, गुणनफल सदैव क्या होता है, नियत होता है। और इसे बोलते हैं सातत्य समीकरण, या क्या बोलते हैं, अविरतता का सिद्धांत कहते हैं। बहुत सरल। तो उसी का मैं गणित फॉर्मूला आपके ब्लैक बोर्ड में लिख दिया हूं। ए वी बराबर होता है एक नीतांक, सदैव नियत मतलब एक नीतांक। इसको हम लोग ए वी को ऐसे भी लिख सकते हैं, A1V1 बराबर A2V2। क्यों लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि हम लोग दो जगह पर ज्ञात करने वाले, यहाँ पास के लिए A1V1 और इधर के लिए क्या ज्ञात करेंगे, A2V2। इस कारण से ए वी बराबर एक नीतांक को ऐसे A3V3 A4V4 ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना नहीं, हम लोग दो बिंदु पर निकालेंगे, इस कारण से ऐसे और लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट आगे स्टेप बढ़ते हैं भाई। चित्र आप लोग के ब्लैक बोर्ड में पहले से बना दिया हूं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ गणित समझाऊंगा भाई, गणित जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है। तो क्या है, ध्यान से देखना भाई, ठीक। सबसे पहले क्या लिखा हूं मैं, एक एक करके देखना, और चित्र आपके ब्लैक बोर्ड में बना हुआ है। मान लो कोई आदर्श द्रव असमान परिच्छेद नली ए बी में धारा रेखी प्रवाह में बह रहा है। ये असमान परिच्छेद वाली एक नली है, जिसका नाम क्या है, ए और क्या है भाई, बी है, जिसमें धारा रेखी प्रवाह में आपका आदर्श द्रव इसमें क्या कर रहा है, बह रहा है, ठीक है। तो उसके बाद नली के यहां पास से नली के सिरे ए पर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या है, A1। सिरा ए दिख रहा है, यहां पास क्षेत्रफल क्या है, A1, ठीक है। उसी प्रकार द्रव का वेग क्या है भाई, V1, कौन से सिरे पर, A सिरे पर। और इसी प्रकार सिरे B पर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A2, यहां पास क्या आएगा, सिरे B पर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A2, और वेग क्या आएगा द्रव का, V2 है। और मान लो जाए, ठीक है, द्रव का घनत्व क्या है, स्मॉल डी है। द्रव का घनत्व क्या है, स्मॉल डी है। इतना सबको समझ आया। तो मैं क्या बोला भाई, मान लो, ठीक है, कोई आदर्श द्रव, ठीक है, ए बी नली में, ठीक है, क्या है भाई, धारा रेखी प्रवाह में बह रहा है, ठीक है। तो सिरे ए पर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A1, और द्रव का वेग क्या है, V1, और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A2, और V2 कौन से है भाई, सिरे B पर है, ठीक। इतना समझ आया। अब हम लोग व्यंजक को हल करते हैं। व्यंजक में आपका थ्योरी में पहले से लिख दिया हूं, एक लाइन, सिरे ए में प्रति सेकंड प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन। तो यहाँ जब आपका द्रव जैसे ही प्रवेश करता है, तो इसका कुछ ना कुछ आयतन होगा, द्रव्यमान होगा। और आयतन का आप सूत्र जानते हो भाई, आपको पता होगा। यहाँ पास मैं लिख दूं, यहाँ बता देता हूं, आयतन बराबर क्या होता है भाई, ठीक, आयतन बराबर होता है आपका क्षेत्रफल, पढ़े होगे, क्षेत्रफल गुणित क्या होता है आपका, लंबाई चौड़ाई गुणित ऊंचाई भी लिख सकते हो, ऊंचाई लंबाई और क्या बोल सकते हो, चौड़ाई, ये बोल सकते हो, तीनों एक ही है, मतलब तो दूरी है ना, ठीक है। तो तीनों के जगह ध्यान रखना, हम लोग अभी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ध्यान से देखना। A1 मतलब क्षेत्रफल है, क्या है, क्षेत्रफल। V1 क्या है आपका, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई, मतलब आप बोल सकते हो इतना जगह में आपका A1 क्या है, वेग है, जो इतना जगह से क्या है भाई, पार करके जाएगा। इसका मतलब वह ऊंचाई हो सकता है, लंबाई हो सकता है, या तो चौड़ाई। आप ज्यादा बेटर के लिए आप क्या मान लेना, चौड़ाई। तो A1 याद रखना, यहाँ पास किसका काम कर रहा है भाई, चौड़ाई का काम कर रहा है, समझ जाओगे।
तो यहाँ पास मैं क्या लिखा हूं, क्षेत्रफल गुणित क्या आएगा आपका, लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई, दोनों में से कोई भी एक जो लिखना है लिख सकते हो। तो V1 कंफ्यूज मत होना, वेग है सर ऐसे करके, वेग तो है मानता हूं, लेकिन वेग जो है तो इस चौड़ाई के लिए क्या बन जाएगा आपका, लंबाई बोल सकते हो या तो चौड़ाई, जो बोलना है बोल सकते हो। तो V1 हुआ। अब इसी के आगे मैं और एक लिखूंगा, सिरे ए पर या ए में प्रति सेकंड, ध्यान से देखना भाई, प्रति सेकंड प्रवेश करने वाले द्रव का क्या लिखा रहा है, द्रव का द्रव्यमान क्या आएगा, ध्यान से देखना भाई, ठीक है। द्रव्यमान का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, मैं यहां पास और लिख देता हूं, द्रव्यमान का फॉर्मूला पढ़े होंगे, ठीक है। आयतन गुणित घनत्व, क्या पढ़े हो, आयतन गुणित घनत्व, ठीक है। और आयतन गुणित घनत्व में आयतन का सूत्र ऊपर है, A1 कितना V1 और घनत्व कितना मान है भाई, द्रव का D आएगा भाई। अब इसी प्रकार ध्यान से देखना, इसी प्रकार सिरे B पर निकालेंगे, तो ऊपर वाला फिर निकालना, फिर नीचे वाला निकालना, तो फिर पहले क्या निकालेंगे, आयतन, फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, द्रव्यमान। तो फिर क्या लिखोगे, सिरे, इसी प्रकार क्या लिखोगे, सिरे B में प्रति सेकंड प्रवेश की जगह क्या करना है, बाहर जा रहा है, तो क्या लिखोगे, बाहर निकलने वाले द्रव का क्या लिखोगे, आयतन, बाहर निकलने वाले द्रव का आयतन क्या आएगा भाई, A1 V1 था तो वहां पास क्या आएगा, A2 है और क्या आएगा, V2, ठीक, इतना लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार क्या लिखना है, सिरे ए में प्रति सेकंड प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन, तो उस ए की जगह क्या लिखना, बी, तो आप लिखना सिरे बी में प्रति सेकंड बाहर लिखना है, प्रवेश मत लिखना, गलत हो जाओगे, बाहर निकलने वाले द्रव का क्या चीज भाई, द्रव्यमान, फिर से वही चीज भाई, द्रव्यमान का फॉर्मूला आयतन गुणित घनत्व, तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, A1 V1 के जगह A2 क्या लिखूंगा, A2 और V2, और D क्या है, सबके लिए सेम है, तो ये लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखना, यहाँ पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एक चूकी करके लिख रहा हूं भाई, यही पास देखना, थोड़ा सा जगह होगा तो चूकी करके लिखना, द्रव असंपीड्य अवस्था में है, क्या है, असंपीड्य अवस्था में है या स्थिति में हो तो, स्थिति में हो तो, ठीक है, स्थिति में हो तो तब की कंडीशन में याद रखना, ठीक, यहाँ पूरा मिटा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखना, जब द्रव क्या है भाई, असंपीड्य, और असंपीड्य का मतलब मैं क्या बताया था, जब द्रव को दबा रहे हैं तो उसके आयतन या घनत्व में क्या है, कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे असंपीड्य कहते हैं। तो इस कंडीशन में याद रखना, जब द्रव असंपीड्य स्थिति में हो तो उसके, ठीक है, सिरे ए में प्रति सेकंड प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान और सिरे बी से प्रति सेकंड बाहर निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान आपस में क्या होते हैं, बराबर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, A1 V1 D और बराबर A2 V2 D। यहां से ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, D और D क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा, A1 और V1 बराबर A2 और V2, और यही तो आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। लेकिन इसको और क्या लिख सकते हैं बोला था जमा के, ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं भाई, एक नीतांक, क्या लिख सकते हैं भाई, एक नीतांक, और इसको आप कहां भर देना भैया, डिब्बा में। ये शानदार दिख रहा है भाई, इतना सरल व्यंजक 3 नंबर पूछता है, और लास्ट में लिख लेना, यही अविरतता का सिद्धांत है। क्या लिखना है भाई, यही अविरतता का सिद्धांत है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल के बारे में बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।